हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यहाँ पे हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामर सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है और ये आज हमारा लिटरेरी टर्म्स का वीडियो है। फ्री टेस्ट सीरीज़ है, फर्स्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ होगी आपके लिए। आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इन सीरीज़ के लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और क्वेश्चन कलेक्शन ऐसे होगा जो कि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस को कलेक्ट करेगा। हर टाइप के क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स प्लस एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगी, तो आपके सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे और किसी अलग से कोई सीरीज़ आपको बाय करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज योर सेल्फ कि आप प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। खुद के साथ में आप जस्टिफिकेशन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट टेस्ट सीरीज ऑफ लिटरेरी टर्म्स. So, our first question is expressionism was a revolt against. ठीक है, naturalism, futurism, dadaism, surrealism. तो ये जितने भी टर्म्स इसमें ऑप्शन में दी हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो एग्जाम का लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो आप देख ही रहे हैं। बाकी हम बहुत अच्छी खासी सीरीज तैयार कर लेंगे एग्जाम तक। तो देखिए, एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा नेचुरलिज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म क्या होता है? इट इज़ द बिलीफ दैट रेफर्स टू अ रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, टू आर्ट दैट रिजेक्ट्स आइडियलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स। ये रिजेक्ट मतलब किसको नेग्लेक्ट करती है? आइडियलाइज एक्सपेरिमेंट्स को, जो एक इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं, जो आइडियाज़ बेस्ड होते हैं। उन सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे जो थॉट्स हैं, उसको ये रिजेक्ट करती है। और नेचुरलिज्म बिलीव किस में करता है? इट रेफर्स टू, इट बिलीव्स इन अ रियलिस्टिक अप्रोच, जो रियल इवेंट्स पे, रियल आर्ट पे जो चीज़ें बेस्ड होती है, जिसमें रियलिस्टिक थॉट्स की आपको परछाई दिखती है, उसमें नेचुरलिज्म बिलीव करता है। राइट, ये तो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जिसे आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बाकी हम वैसे भी एक्सप्लेन करेंगे, जो जो टर्म्स है उनको भी हम लेंगे, उन पे भी वीडियोस बनाएंगे। बाकी आप बताइएगा जो भी आपके फीडबैक हो या फिर आपका सजेशन हो। सो हियर फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरलिज्म. द मिस्ट्री प्लेस वो बेस्ड ऑन, तो ये जो मिस्ट्री प्लेस हैं, ठीक है, मिराकल प्लेस हैं, मोरालिटी प्लेस हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। साथ के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे जो भी उससे कनेक्टेड टर्म्स होंगी या चीज़ें होंगी कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हम उनसे पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी सारा फ़ायदा होगा आपको इस फ्री टेस्ट सीरीज से. So, the mystery plays were based on stories from the Bible, stories from Vedas, story from the lives of the saints, stories from the Greek writers. ये सारी चीज़ें जो आपकी अभी मैंने टर्म्स बताई उन्हीं से रिलेटेड है. ठीक है, तो जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं वो बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. ये किससे लिए जाते हैं? बाइबल से. बेसिकली मिस्ट्री प्ले और मिराकल प्ले are among the earliest formally developed plays in medieval Europe. It focused on the representation of biblical stories. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बिब्लियन स्टोरीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सी ऑप्शन है, मैंने अभी आपको आइडिया भी दिया है, सी ऑप्शन कौन सी टर्म को रेफर करता है. राइट, द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज. डिक्शन क्या होता है? द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच होता है, द चॉइस ऑफ इंटोनेशन सॉरी, और द चॉइस ऑफ मीटर्स. ठीक है, व्हाट इज इंटोनेशन? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इंटोनेशंस क्या होते हैं. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. तो डिक्शन जो होता है वो चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, जो आप अपनी चॉइस से जो वर्ड्स लेते हैं उनके अरेंजमेंट्स को, उनको हम डिक्शन कहते हैं. और इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, जो भी टर्म है डायरेक्टली ना पूछ के थोड़ा सा उसको घुमा के पूछा जा रहा है. तो मेन चीज़ क्या है? रट्टाफिकेशन से यहाँ काम नहीं चलेगा. वो टर्म एग्जैक्टली होती क्या है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. राइट, सो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ.
Who first used the phrase stream of consciousness in the book Principles of Psychology? Sigmund Freud, C.G. Jung, विलियम जेम्स या फिर जेम्स जॉयस? इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो फ्रेज है वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एक बुक है उसमें यूज़ किया गया, ठीक है, जो कि 1890 में आई थी। और इस बुक में ये जो फ्रेज है वो किसने यूज़ किया? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विलियम जेम्स, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक में यूज़ किया विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? तो आपको पता होना चाहिए कि उस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है बशर्ते आपको सारे उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। राइम रॉयल इज यूज्ड इन, ठीक है, इनमें से कौन से वर्क में राइम रॉयल यूज़ किया गया है? तो फर्स्ट है द रीपर, द फेरी क्वीन, कैंटरबरी टेल्स या फिर वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो राइम रॉयल जो है, राइम रॉयल स्टांजास वो किस में यूज़ किए गए हैं? द कैंटरबरी टेल्स में यूज़ किया गया है, जो कि कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज़ है, 24 स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है और जॉफ्री चॉसर ने इसे लिखा है, ठीक है। 7 लाइन्स का होता है राइम रॉयल स्टैंजा, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइम रॉयल स्टैंजा कितने स्टैंजास का होता है ये भी पूछा जा सकता है, कितने लाइन्स का होता है। और जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी सी सी, ठीक है, ए बी सी सी, ये इसकी राइम रॉयल की राइमिंग स्कीम होती है। अ क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट्स। जो क्लासिकल ओड होता है वो 3 मेजर पार्ट्स में स्ट्रक्चर्ड होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और ई पोड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लास्ट वन, पार्ट ई, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड ई पोड, ठीक है। ई इज़ द लास्ट वन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका आ भी चुका है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आ चुका है, आपके टीजीटी में भी आया है ये और एलटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। What does the term cacophony means? ठीक है, cacophony means क्या होता है? So pleasant and musical, harsh and rough, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, यंग एंड ब्यूटिफुल। तो कैकोफोनी जो होता है वो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जो हमें प्लेजेंट ना लगे, सुहाए ना हमें, तो हार्श एंड रफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सूटेबल आंसर फॉर दिस। सो पार्ट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कैकोफोनी जो होता है वो हार्श होता है, अनप्लेजेंट होता है। अगर यहाँ पे अनप्लेजेंट होता तो फिर अनप्लेजेंट या फिर अनम्यूजिकल, तो वो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होता, मतलब ये हार्श, हार्ड एंड रफ होता है। पारिक मीटर इन्वॉल्व्स, ठीक है, पारिक मीटर क्या इन्वॉल्व करता है, किस टाइप के सिलेबल्स इसमें पाए जाते हैं? दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगेन आई एम टेलिंग यू। और जो पूरी सीरीज़ हम करेंगे, अराउंड 20 to 30 सीरीज़ हम लेकर आएंगे इसकी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। मैं एक ही वीडियो में आपसे 50 to 100 और इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर एक खिचड़ी सी पक जाती है। आप भी बोर ना हो, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से जज भी कर पाएँ। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता आप हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंटरैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको इंटरैक्ट करना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स को रीड भी करती हूँ और आपका रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप नोट डाउन ज़रूर करें कि क्या चीज़ें आपकी प्रिपेयर्ड हैं और क्या चीज़ें आपकी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। सिर्फ वीडियो को देख के ऐसे ही छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर आपने डिटर्मिनेशन कर रखा है कि हाँ आपको क्रैक करना है, तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सीरियसनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। पायरिक मीटर इन्वॉल्व्स, पायरिक मीटर क्या इन्वॉल्व करता है? सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। इसके अंदर 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, जिस पे मान लीजिए जिस पे स्ट्रेस ना आता हो, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जिस पे स्ट्रेस ना आता हो
वो अनस्ट्रेच्ड सिलेबल 2 इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं वर्ड फेमस, ठीक है, FAMOUS। तो 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इसके अंदर आपको दिखाई देंगे जिसपे आपका स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पारेख का एग्जाम्पल। इन एंशियंट ग्रीस लिरिक पोइट्री वॉज ऑल्सो नोन एज, एंशियंट ग्रीक में लिरिक पोइट्री को और क्या कहा जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें एक ही टर्म के 3-3 4-4 नाम भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, मेलिक पोइट्री, ठीक है। एंशियंट ग्रीस में लिरिक पोएट्री को मेलिक पोएट्री भी कहा जाता है। Sonnets are usually written in, sonnet is very famous question, famous topic and important too। ये बहुत ही important topic है, इससे बहुत सारे questions frame होते हैं जो कि हम अपनी सीरीज में कवर करेंगे। So it's usually written in iambic hexameter, trimeter, pentameter, tetrameter, heptameter, ठीक है। तो ये पेंटामीटर में लिखा जाता है, 14 लाइन्स का होता है, ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और एम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है, 14 लाइन्स का होता है सोनेट हमेशा। तो ये हो गया आपका सोनेट का टॉपिक। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अब सोनेट से ही रिलेटेड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सोनेट। सोनेट के इन्वेंशन के लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है? सो विच इज द करेक्ट वन? इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गायकोमो द लेंटिनी। ये इनको ही इसका जो पूरा श्रेय दिया जाता है। ये एक इटालियन पोएट हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ये इटालियन पोएट हैं, ठीक है। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड ऑक्सीटन फ्रेज सोनेट मीनिंग लिटिल सॉन्ग, जिसका कि मतलब क्या होता है? लिटिल सॉन्ग, ठीक है। तो ये इससे कुछ बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 क्या अगर देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, 14 लाइन्स की ये सोनेट होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और गायकोमो डी लेंटिनी इसके फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सोनेट से। आइए आगे बढ़ते हैं। What does Anagnorisis in Aristotle's Poetics refer to? एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई एम श्योर हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि अनैग्नोरिसिस एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स बुक है उसमें ये किसको रेफर करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिकग्निशन। ये रेफर करता है किसको? रिकग्निशन को। रिकग्निशन क्या होता है? पहचान। रिकग्नाइज से वर्ड बना है रिकग्निशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो जो एनाग्नोरिसिस होता है वो डिस्कवरी करता है ट्रुथ की, ठीक है। किसे डिस्कवर करता है, किसकी खोज करता है? उसका मतलब होता है कि सच से सामना, जो सच्चाई होती है उसी का रिकग्निशन करना, उसी को देखना। तो इट मीन्स दिस वर्ड रिकग्निशन मीन्स डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। अगर आपसे मीनिंग पूछ लिया जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय रिकग्निशन रेफर्ड इन अरिस्टोटल्स पोएटिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इट डिस्कवर्स ट्रुथ। फिर इसको डिस्कस किया गया था पोएटिक्स में एरिस्टोटल के द्वारा और ये बताया गया कि एरिस्टोटल इसको एसेंशियल पार्ट मानते हैं प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी का, ठीक है। किसका पार्ट मानते हैं? एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में एरिस्टोटल के हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ, या फिर रिकग्निशन का मीनिंग होता है डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एनाग्नोरिसिस को क्या बोला जाता है? रिकग्निशन, ठीक है। What does the term mythos mean in Aristotle's poetics? एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है उसमें माइथॉस किस टर्म को बोला है? सो प्लॉट को उन्होंने माइथॉस बताया है, ठीक है। एक
टर्म उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको कहते हैं माइथॉस, जो कि एक नरेटिव वर्क में उसके आर्टिस्टिक और इमोशनल इफेक्ट को एक पर्टिकुलर वे में लाके प्रेजेंट करती है, दैट इज कॉल्ड माइथॉस। हेरोइक कपलेट कंसिस्ट्स ऑफ, हेरोइक कपलेट में क्या होता है, ठीक है, एम्बिक टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, पेंटामीटर या नन ऑफ दीज। सो सी इज द करेक्ट आंसर, एम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। जो हीरोइक कपलेट होता है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और ये हमेशा इसकी जो राइमिंग होती है वो पेयर्स में होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम हम देख लेते हैं, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। ये कपलेट में होती है, मतलब कपल टू होता है ना, वैसे ही कपलेट क्या होता है, दो का पेयर, जिसे हम कपलेट कहते हैं। तो हीरोइक कपलेट इसका करेक्ट आंसर होगा एम्बिक पेंटामीटर। टू विच पोएट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई, ठीक है, किस पोएट को ये फ्रेज अप्लाई करता है, किस पोएट ने यूज किया, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, आई होप आपने ये सुना ज़रूर होगा। तो ये सेंट कॉलरिज जो हैं उन्होंने कॉइन किया था, इट इज़ कॉइन्ड बाय सेंट कॉलरिज इन 1817, ठीक है, 1817 में इन्होंने इसको कॉइन किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। गोथिक नॉवेल्स डील विद, जो नॉवल का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ नॉवल आपको ज़रूर पता होना चाहिए और इसके जो अलग अलग टर्म्स हैं, ग्रीक है, इटालियन है, ठीक है, फ्रेंच है, ये सब कहाँ कहाँ से आए, उनकी क्या क्या स्पेलिंग है, उनकी मीनिंग क्या है, बेसिकली ये सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। ये सारी कुछ पॉइंट्स मैं आपको कनेक्टेड टर्म से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार होता है चीज़ें छूट जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं जिनको हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन कौन से टॉपिक हमें इतना ज़्यादा टाइम ना देते हुए उसको बस रीड करना है, तो पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। और नॉवल डिटेल में मैंने इसको पार्ट वाइज 4 से 5 पार्ट में है ये, आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको ज़रूर से स्टडी करिएगा। मुझे नहीं लगता कि नॉवल का एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा उन वीडियोस को देखने के बाद में, पूरा डिटेल में पॉइंट वाइज जितना आपका एग्ज़ाम डिमांड करता है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, उन पॉइंट्स को कवर करते हुए पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। सो गोथिक नॉवल किससे डील करती है, एडवेंचर से, कॉमेडी से, ह्यूमर से, हॉरर से या फिर सस्पेंस से। अगर आपने भी वीडियो देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर ज़रूर दे पाए होंगे। ये जो गोथिक नॉवल है ये एक प्री रोमांटिक नॉवल है, प्री रोमांटिक नॉवल ऑफ टेरर, सुपर नेचुरलिज्म, मतलब जो जादू वगैरह से, जो कि रियलिटी नहीं होती, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जिसमें पाए जाते हैं, और इट क्रिएट्स ग्रेट सेंसेशन ऑफ हॉरर, वंडर, विचक्राफ्ट्स, जिसमें भूत वगैरह की सारी चीज़ें रहती है, वंडर क्रिएट करता है, बिकॉज रियल नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको वंडर होगा ही होगा कि अरे ये कैसे हुआ, ठीक है। हॉरर क्रिएट करता है, एक फियर क्रिएट करता है। तो ये एक प्री रोमांटिक नॉवल है जो कि गोथिक नॉवल है, और डी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये हॉरर और सस्पेंस क्रिएट करती है, वंडर भी हो सकता है, हॉरर या सस्पेंस भी हो सकता है, ठीक है। What is the meaning of hamartia as used by Aristotle in his theory of tragedy? ठीक है, क्या होता है hamartia? hamartia होता है tragic flaw, फ्लॉ मतलब वीकनेस, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ हीरो, मतलब हमार्शिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, ठीक है, फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो। तो जो एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया है, हमार्शिया होता है द एक्ट ऑफ द हीरो विच इनिशिएट द फैटल प्रोसेस, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, द फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो सजेस्ट अ बेसिस फॉर मोर डेवलप्ड थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। तो जहाँ पे कैरेक्टर की वीकनेस दिखाई देती है, ट्रैजिक फ्लॉ दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं हमार्शिया। और जैसे कि इसमें एक और ऑप्शन है ट्रैजिक एंड ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक है, कई बार क्या होता है हम ऑप्शंस को पढ़ते नहीं हैं और बस जल्दी जल्दी में लगा देते हैं, तो आप
इन चीज़ों पे ज़रूर आप गौर करिए। जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को देखिए। ट्रैजिक फ्लॉ होता है, ठीक है, फैटल फ्लॉ होता है, ना कि ट्रैजिक एंड होता है। ट्रैजिक एंड नहीं होता है, ये कैरेक्टर ऑफ हीरो की वीकनेस दर्शाता है। ट्रैजिक फ्लॉ होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको हमार्शिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। The literary term used to indicate the particular type of writing is called पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग, ठीक है, किसी स्पेशलाइज्ड चीज़ के लिए बात की जा रही है, एक उसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटाफर होगा नहीं, सिंबलिज्म होगा नहीं, क्लीचे होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, जॉनर, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की राइटिंग का यूज़ किया जाता है, उसे हम जॉनर कहते हैं। दूसरी बात, हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड को देखा करिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो उसमें हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू आंसर योर क्वेश्चन, कि जो जो आंसर नहीं होगा पहले हम उनको क्रॉस कर दें। जैसे कि मेटाफर नहीं होगा, सिंबलिज्म नहीं होगा, क्लीचे नहीं होगा। इससे क्या होता है कि आपको करेक्ट आंसर हाईलाइट होने लग जाता है, जो कि चारों ऑप्शन को कंसिडर करते हुए जो एक करेक्ट आंसर होता है वो हाईलाइट नहीं हो पाता, उस पर हमारा फोकस नहीं जाता है। दूसरा, जो आंसर नहीं होगा वो पहले ही क्रॉस हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया नहीं है आंसर का, तो भी आपको एक आइडिया आप क्रिएट कर सकते हो। आप एक कंसेप्चुअल बेस से अप्रोच करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए हमेशा, मैंने पहले भी बोला है, पहले वाली वैकेंसी को भी पूरा कवर किया था, कि एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू आंसर योर क्वेश्चन, राइट। सो फ्रेंड्स, वो था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज़ हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस लिए जाएं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है एग्ज़ाम का वो ख़त्म हो चुका है, और क्वेश्चंस को जिस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर तो आप भी कर लेते हो। इसलिए हम कुछ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, और हम ग्रामर की सीरीज़ भी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है। अब हम एडजेक्टिव की एक्सरसाइजेस करेंगे एसपी बख्शी की। तो अगर आपका खुद का कोई टॉपिक हो, इफ यू हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन इन एनी टॉपिक रिलेटेड टू एलटी और टीजीटी पीजीटी, or you want me to explain any topic, then please to comment in comment box. Always I'll reply. तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक से जो वीडियोस होते हैं उनमें करेक्शन करने की, उनमें और इम्प्रूवमेंट्स करने की, आपके लिए वीडियोस को बेनिफिशियल बनाने का मौका मिलता है, और वो वीडियोस आपके काम आने चाहिए। इसलिए आपका फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।